नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जेपीएससी में हम लोग मिसलेनियस पार्ट को देख रहे थे। मिसलेनियस सेक्शन में आपके 15 सवाल आने वाले हैं और 15 सवाल कहने का मतलब है आपके 30 मार्क्स। और ये 15 सवाल बहुत अच्छे तरीके से अगर आप एक राइट स्ट्रैटेजी में पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आप 15 में 15 सही करके आ सकते हैं। और ये मैं विथ प्रूफ आपको एक एक टॉपिक जैसे जैसे ख़त्म करूँगा ये दिखलाते भी चलूँगा। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है ह्यूमन राइट्स। इसके पार्ट 1 हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ह्यूमन राइट्स में 4 टाइप के आपके सवाल बनते हैं। एक तो ह्यूमन राइट्स का इतिहास, उत्पत्ति। दूसरा आपके जनरेशन टाइप्स, यानी कि पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी का क्या बेस रहा है, और वो सारी चीज़ें हमने कल कवर कर लिया। तीसरे और चौथे टाइप्स में हम लोग देखते हैं एनएचआरसी और एसएचआरसी, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, जहां से आपके सवाल बनेंगे। ये 4 टाइप्स को अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया है, मानव अधिकार का आपके एक सवाल जेपीएससी में नहीं छूटेगा। देखिए, जेपीएससी का आपको मैं प्रीवियस ईयर के पेपर भी दिखलाऊंगा। 6 सवाल अभी तक ह्यूमन राइट से पूछे गए हैं, और आप जब इस पूरे पार्ट 1 को कवर कर लिए होंगे तो 3 सवाल आपके उस पार्ट 1 क्लास से आए हुए हैं, और आज जब हम लोग 4 सवाल आपने कवर कर लिया होगा, और 2 सवाल आपके आज के जब क्लास को ख़त्म करेंगे तब आपके ये 6 के 6 कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने जो आपको क्लास करवाया पार्ट 1, कल आपको जो करवाया, और आज पार्ट 2 जो करेंगे, तो जो जेपीएससी का लेवल उससे हम लोग बहुत ऊपर ही ले रहे हैं, ताकि आपका देखिए प्री लेवल में भी चीज़ें आप कंप्लीट कर पा रहे हो, और मेंस लेवल में भी आपकी लेखन शैली यानी कि राइटिंग स्किल अच्छा हो सके, बस इसीलिए। बाकी अगर आपने पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। उसमें बहुत डिटेल चीज़ें हमने वहाँ पर कंप्लीट डिटेल डिस्कशन के साथ ख़त्म किया था, और आज पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। इसके अलावे झारखंड जीके की मैंने बहुत शानदार शानदार वीडियो बना रखी है। सीएनटी एक्ट कंप्लीट है, झारखंड हिस्ट्री कंप्लीट है। आप एक बार देखेंगे, बहुत शानदार वे में कम समय में पूरा का पूरा चीज़ कवर कर पा रहे होंगे। इसके अलावे जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, साहित्य हैं जनजाति बेस्ड, यानी कि उड़ाओं की साहित्य हो गए, संथाल की साहित्य, इनको भी मैंने 2 ख़त्म कर रखे हैं। उस पर भी और वीडियो आएगी। झारखंड की खनिज के ऊपर बहुत शानदार वीडियो दिया हूँ अपडेटेड डाटा के साथ। फॉरेस्ट रिपोर्ट जो झारखंड की आई है वो मैंने करवा दिया है। तो वो सारे वीडियो को एक सिस्टमेटिक वे में मैंने टेलीग्राम में रोज शेयर करता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा जेपीएससी के लिए पेपर 1 का जिनको भी कंटेंट चाहिए, पेड है हमारा कंटेंट, 499 फी है, जिसमें आपको कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक, जीके का पार्ट आपको कंप्लीट हो जाएगा। इतना अगर आप कंटेंट पढ़ेंगे। बाकी देखिए, पिछले बार जो 7वीं जेपीएससी हुई वहाँ पर भी जो सवाल आए कंटेंट में, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा वो बना करके आए हैं। और अभी देखिए मानवाधिकार में मैं दिखलाऊंगा कि जो पिछले साल पूछे गए थे और जो मैंने पिछले बार जो कंटेंट दिए थे वहीं से एज इट इज सवाल था या नहीं था। ठीक है भाई, तो जिनको लेना है आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। पेपर 2 के लिए झारखंड जीके का अभी केवल सीएनटी एक्ट का नोट्स है और झारखंड हिस्ट्री का नोट्स है। अभी उसके अलावा अभी मेरे कोई भी आर्ट एंड कल्चर हो या फिर आपका पॉलिटी ज्योग्राफी वाला सेक्शन झारखंड के संदर्भ में अभी पूरा नहीं हुआ पाया। ठीक है ना, क्योंकि मेहनत है, उसमें टाइम भी लगती है, और अभी सब कुछ मुझे देखना है। इधर रेलवे के बैच भी है और इधर जेपीएससी के मिसलेनियस सेक्शन को भी कंप्लीट करना है। ठीक है भाई, चलिए। तो हम लोग कल जहाँ पे समाप्त किए थे वहीं से शुरू भी करेंगे। हम लोग ने ये बात किया था कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की बात की गई है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार को देखते हुए जो विधायिका है, लेजिस्लेचर ने क्या किया था, एक एक्ट पास किया 1993 में, जिसे हमने क्या कहा था, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट को जब पास किया गया, जिसके तहत आपका जो ह्यूमन राइट है यानी कि जो मानव अधिकार है वो सेव करने की बात हुई थी, और इसी के तहत आपकी एनएचआरसी की स्टैब्लिशमेंट हुई। मतलब कि जो मानव अधिकार आपको मिले हैं उसका उल्लंघन ना हो, या फिर उसका कोई हनन ना कर सके, और अगर कोई हनन करता हो या उल्लंघन करता हो तो इसके लिए आप कंप्लेन कहाँ करेंगे, तो इसके लिए एनएचआरसी का गठन किया गया। फिर 2006 में अमेंडमेंट करके राज्य स्तर पे भी आयोग का यहाँ पे स्टेब्लिशमेंट किया गया, जिसे हमने कहा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, यानी कि राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया। यानी कि राज्य स्तर पर जो भी लोग हैं वो डायरेक्ट आप एनएचआरसी में नहीं, आप जिस राज्य में होंगे, झारखंड है तो झारखंड मानव अधिकार आयोग में जाके कंप्लेन करें कि आपका मानव अधिकार का हनन हुआ है या उल्लंघन हुआ है। आप राजस्थान में हैं, राजस्थान मानव अधिकार आयोग में जाके कंप्लेन करेंगे कि आपने मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ या फिर हनन हुआ। तो यहां से बात आई एनएचआरसी की और एसएचआरसी को, समझ गए आपने।
तो चलिए एक एक करके देखते हैं। एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करेंगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की। सबसे पहला सवाल आपको पूछा जाएगा कि जो एनएचआरसी का गठन किया गया था किस एक्ट के तहत, तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि जो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 की थी, इसी एक्ट के तहत 12 अक्टूबर 1993 में एनएचआरसी की गठन हुई। देखिए आपसे किस तरह का सवाल पूछ रहा है, आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा गया है अभी कि इसका गठन कब हुआ और किस एक्ट के तहत, तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कब हुआ, 12 अक्टूबर 1993 में। लेकिन अगर आपसे पूछ ली जो एनएचआरसी जो एक आयोग है मानव अधिकार के संरक्षण के लिए, ये कार्य या फिर फंक्शनली कब से कार्यरत हुई या फिर इसको इंप्लीमेंट किया गया, तो ये याद रखेगा 1994 में। देखिए ये कानून तो बन गया, अभी जैसे कि बिल पास हो गया, अब इसको इंप्लीमेंट, जैसे कि जीएसटी, हाँ भाई लागू होगी, ये बात बिल पास हो गई लोकसभा राज्यसभा से, लेकिन अभी पूरे देश में इसको इंप्लीमेंट करने की बात नहीं हुई, ये 2024 में बात होगी। यानी कि पास हुई 2023 में, लेकिन अब इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा 2024 में। उसी प्रकार इसको लागू कब किया गया था, 1994 में। देखिए इस तरह के सवाल में फंसिएगा नहीं, आपको देखना है कि लागू पूछा है या फिर गठन पूछा। नेक्स्ट, एनएचआरसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो दिल्ली में है। इसकी नेचर, देखिए एक चीज ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसकी प्रकृति कैसी है। देखिए दो तरह की चीजें होती है बॉडी, एक होती है संवैधानिक या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसको कहते हैं, और एक है आपका स्टैट्यूटरी बॉडी। संवैधानिक संस्था या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब यह है कि आपके संविधान में उस संस्था के बारे में आर्टिकल मेंशन होगा, ठीक है। या फिर आप बात कर ले कि एक एग्जाम्पल के तहत, जैसे कि कोई भी आयोग आपका, जैसे कि एसटी आयोग है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब जो कमीशन है, उसके लिए एक आर्टिकल आपके संविधान में आपकी क्या है, मेंशन है, यानी कि वो एक संवैधानिक क्या हो गई, संस्था हो गई। लेकिन आप एनएचआरसी की जब बात करते हैं तो एनएचआरसी का कहीं भी मेंशन आपके संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं मिलेगा, इसलिए इसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि सांवैधिक निकाय, यानी कि कानून के तहत कोई संस्था का यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किया जा गया है। यानी कि आपने ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया और इस एक्ट के तहत आपने एनएचआरसी का गठन किया, इसके लिए कोई आर्टिकल आप अपने संविधान में नहीं पढ़ते, इसलिए ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये जो आपकी एनएचआरसी है, इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। मतलब इस एनएचआरसी में जो चेयरमैन होंगे या फिर जो मेंबर्स होंगे, कितने मेंबर्स होंगे, कौन कौन होंगे और उसकी नियुक्ति कैसे होगी, उसको नियुक्ति कौन दिलाएगा, उसको हटाएगा कौन, उसको ओथ कौन दिलाएगा, उसके कार्यकाल कितने साल तक होंगे, यहां पर इसकी हम लोग बातें करेंगे। तो संरचना की बात करें तो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, यानी कि बहु सदस्यीय संस्था, यानी कि इसमें कोई एक व्यक्ति का ये संस्था नहीं है, इसमें बहुत सारे व्यक्तियों की ये एक संस्था होती है। तो जब इसको इंप्लीमेंट किया गया था 1994 में, उस टाइम टोटल 9 मेंबर हुआ करते थे। 9 मेंबर यानी कि एक आपके अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन प्लस 8 मेंबर होते थे। लेकिन प्रेजेंट में आपका एक चेयरमैन है और टोटल आपके 12 मेंबर्स हैं। एक चेयरमैन और 12 यानी कि टोटल आपके कितने हो गए, 13 मेंबर। ठीक है, लेकिन जब इसकी गठन की गई थी उस समय कितना था, तो एक देखिए ये भी याद रखिएगा, ये भी आपके सवाल बन सकते हैं कि जब एनएचआरसी का गठन हुआ था उस समय एक चेयरमैन 8 सदस्य थे, ठीक है, या फिर एक चेयरमैन 12 सदस्य थे। तो देखिए जब गठन किया गया था तब इस समय संरचना ये थी, लेकिन अभी प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें तो एक चेयरमैन और 12 सदस्य है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं, एक चेयरमैन है, 5 परमानेंट मेंबर है और 7 नॉन परमानेंट मेंबर है। तो देखिए एक चेयरमैन हो गया, 5 और 7 कितना हो गया, 12 मेंबर हो गए कि नहीं। अब इस 12 में भी आपके 5 परमानेंट मेंबर हैं और 7 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। अब बात करते हैं कि कौन चेयरमैन बनेगा। परमानेंट मेंबर 5 जो है वो कौन कौन बन सकते हैं, और जो 7 नॉन परमानेंट मेंबर है वो कौन बनेंगे, इस पे हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले अध्यक्ष की बात करते हैं कि कौन चेयरमैन बनता है एनएचआरसी का। तो जो सुप्रीम कोर्ट है आपके, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रह चुके हैं, या जो कहने का मतलब ये है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो आपका चेयरमैन बन सकता है। तो यही आपका देखिए ये नोट्स का लिखा हुआ यही सवाल आपका जेपीएससी पीटी जो आपका हुआ बैकलॉग वाला उसमें पूछा गया, यही वाला सवाल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि चेयरमैन बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। आप क्या होंगे, रिटायर्ड हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं तो भी आप क्या हो सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं किसके, एनएचआरसी के।
अब हम लोग बात करेंगे 5 जो परमानेंट मेंबर होंगे वो कौन कौन हो सकते हैं। तो देखिए, पहला परमानेंट मेंबर कौन होगा, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट जो परमानेंट मेंबर होंगे वो कौन हो सकते हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, या तो वो कार्यरत में अभी है या फिर वो रिटायर्ड हो गए, वो क्या बन सकते हैं, पहले परमानेंट मेंबर। नेक्स्ट, दूसरा परमानेंट मेंबर यानी कि सेकंड परमानेंट मेंबर कौन बनेगा, चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय में जो कार्यरत या फिर रिटायर्ड न्यायाधीश है वो सेकंड मेंबर होंगे। तो देखिए, टोटल 5 परमानेंट मेंबर में पहला परमानेंट मेंबर बन गया कौन, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, कार्यरत हो सकते हैं या रिटायर्ड हो सकते हैं। दूसरा कौन बन सकता है, हाई कोर्ट के जज, या तो वो रिटायर्ड होंगे या फिर प्रेजेंटली वर्किंग में हो सकते हैं। तो 2 कंप्लीट हो गया, अब बचे 3 परमानेंट मेंबर। तो जो 3 परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, तो वो 3 परमानेंट मेंबर वो बनेंगे जिनको नॉलेज होगी ह्यूमन राइट्स के बारे में, यानी कि मानव अधिकार के वो विशेषज्ञ होंगे, तो वही बनेंगे तीनों के तीनों परमानेंट मेंबर, जिसमें से 2 मेल होंगे और 1 वुमेन होंगे, यानी कि 1 महिला होगी। देखिए, मैंने अभी ये बताया कि जब इसकी गठन की हुई थी, यानी कि जब एनएचआरसी की गठन हुई, तब 1 चेयरमैन था, 4 परमानेंट मेंबर थे। 4 परमानेंट मेंबर में एक आपके परमानेंट मेंबर कौन हुए, सुप्रीम कोर्ट के जज, एक आपके कौन हो गए, हाई कोर्ट के जज, रिटायर्ड या फिर कार्यरत, और 2 बचे परमानेंट मेंबर, तो वो कौन होंगे, ह्यूमन राइट्स के विशेषज्ञ होंगे, लेकिन दोनों मेल हो सकते हैं, जरूरी नहीं थी वुमेन। बाद में 2019 में एक मेंबर को इंक्रीज किया गया, टोटल 5 परमानेंट मेंबर हो गए, यहाँ पे देख सकते हैं। और 5वां परमानेंट मेंबर में 1 महिला होना आवश्यक है, इसको ऐड ऑन किया गया। और अब पूछा भी जाएगा पहला महिला कौन था, ये नाम भी पूछा जाता है, ठीक है, उस पर हम लोग आएंगे। तो यहाँ पे आपको याद हो गया कि 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन बनेंगे, चेयरमैन कौन बन सकता है, इसकी योग्यता क्लियर हो गए, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज बन सकता है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं, ठीक है। 5 परमानेंट, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज या हाई कोर्ट का कोई भी जज दूसरा परमानेंट, और 3 परमानेंट मेंबर को ह्यूमन राइट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें 2 मेल होंगे और 1 फीमेल होंगे। पहले परमानेंट मेंबर की संख्या कितनी थी जब इसका गठन हुआ था, तो 4 था। अब बात करेंगे हम लोग 7 जो नन परमानेंट मेंबर है। तो देखिए, पहले की बात की जाए, जब इसकी गठन हुई तो टोटल कितने नन परमानेंट मेंबर थे, 4 नन परमानेंट मेंबर थे, ठीक है। प्रेजेंट में कितने हैं, 7 नन परमानेंट मेंबर है। अब इन 7 में कौन कौन से होंगे, तो इसको देखिएगा। देखिए, जो शेड्यूल कास्ट कमीशन है उसका जो हेड है वो होंगे। दूसरा, शेड्यूल ट्राइब कमीशन का जो हेड या फिर जो अध्यक्ष है वो नन परमानेंट मेंबर बनेंगे। वुमेन कमीशन का जो हेड होगा या फिर राष्ट्र महिला आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो नन परमानेंट मेंबर तीसरे वाले बनेंगे। चौथे नन परमानेंट मेंबर कौन बनेगा, माइनॉरिटी कमीशन ऑफ हेड, यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष है वो नन परमानेंट मेंबर बनेंगे। तो जब एनएचआरसी का 1994 को इम्प्लीमेंट किया गया था, उस समय ये 4 नन परमानेंट मेंबर होते थे, लेकिन बाद में 2019 में 3 नन परमानेंट मेंबर को इंक्रीज किया गया, जिसमें 5, 6 और 7वां को ऐड किया गया। तो पूछा जाएगा कि निम्न में से किस आयोग के अध्यक्ष को नन परमानेंट मेंबर में ऐड किया गया, तो एक ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष होंगे, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन के अध्यक्ष और कमीशन फॉर डिसेबिलिटी ऑफ हेड जो होंगे वो इस नन परमानेंट मेंबर या फिर कहे तो ये अस्थायी सदस्य बन सकते हैं एनएचआरसी के। तो 7 परमानेंट मेंबर कौन कौन होंगे, एक तो एसटी कमीशन के हेड होंगे, एसटी कमीशन का हेड, वुमेन कमीशन के हेड, माइनॉरिटी कमीशन के हेड, ओबीसी कमीशन के हेड, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन के हेड और कमीशन फॉर डिसेबिलिटी के जो हेड है वो नन परमानेंट मेंबर बनेंगे। इन तीनों की बात कब हुई, बाद में 2019 में, मैंने यहाँ लिख रखा है इन तीनों को 2019 में जोड़ा गया। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन है इसके जो अध्यक्ष होंगे, मान के चलते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट एक आयोग है, इसका अध्यक्ष मैं बन गया अभिषेक, यानी मैं बना इसका अध्यक्ष, और ऑटोमेटिक एक्स ऑफिशियो एक कंसेप्ट है, आपको पता है या नहीं, क्योंकि ये पॉलिटी में पढ़ा जाता है। एक्स ऑफिशियो एक वर्ड होता है, इसका कहने का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जैसे आपका वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ठीक, उपराष्ट्रपति जो बनते हैं वो अपने राज्यसभा का क्या होता है, चेयरमैन बन जाता है। इसी को देखिए, आप बने हैं वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन आप जैसे ही प्रेसिडेंट बने इट मीन्स आप राज्यसभा का क्या हुए, चेयरमैन भी बन गए, मतलब वो आपको एज इट इज़ वो पद मिल जाता है। आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए मतलब राज्यसभा के चेयरमैन भी बन गए। उसी प्रकार
शेड्यूल कास्ट कमीशन का आप अगर हेड बने, यानी मैं बना अभिषेक, यानी कि मैं एनएचआरसी का नॉन परमानेंट मेंबर भी बन चुका हूँ। समझ गए? इसके लिए मुझे कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। मेरी नियुक्ति यहाँ हुई, शेड्यूल कास्ट कमीशन का हेड मैं बना, मैं इसका हेड बना हूँ, और उधर मैं आपके एनएचआरसी का नॉन परमानेंट मेंबर भी बन गया। क्यों? क्योंकि जो नॉन परमानेंट मेंबर होंगे, यहाँ पर मेंशन है कि शेड्यूल कास्ट का जो हेड है वो होगा, शेड्यूल ट्राइब के जो कमीशन के जो हेड होंगे वो होंगे। समझ में आ गया ना? उसी प्रकार ह्यूमन हो गया, माइनॉरिटी हो गया, ओबीसी हो गया, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन और कमीशन फॉर डिसेबिलिटी ऑफ हेड। तो यहाँ पर वही लिखा हूँ कि इन सभी के हेड जो है एक्स ऑफिशियो यानी पदेन के रूप में यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर होंगे। चीज़ें क्लियर हो गई भाई? नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होगा, तब जाके आप चेयरमैन बन सकते हैं, या फिर 5 परमानेंट मेंबर के सदस्य में आप आ सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होगा। और 7 नंबर परमानेंट मेंबर, इस तो सीधा क्या है, एक्स ऑफिशियो, मतलब कि मैं शेड्यूल कास्ट कमीशन का हेड बन गया तो मैं इसका सदस्य हो गया ऑटोमेटिक एनएचआरसी के इस नॉन परमानेंट मेंबर में। तो अब ये जो चेयरमैन बनेगा और ये 5 परमानेंट मेंबर जो बनेंगे, अब इसका क्या होगा, चयन होगा, यानी कि इसकी नियुक्ति होगी। यहाँ पे ये 7 नॉन परमानेंट मेंबर की तो नियुक्ति नहीं हो रही ना, क्योंकि इसकी जो 7 नॉन परमानेंट मेंबर की नियुक्ति तो किसी और आयोग में हुई, और वहाँ उस आयोग के वो अध्यक्ष बन गए, यानी कि शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष बन गए, शेड्यूल ट्राइब के अध्यक्ष बन गए, तो वो ऑटोमेटिक इसके भी क्या हो गए, नॉन परमानेंट मेंबर के सदस्य बन गए, नॉन परमानेंट मेंबर में सदस्य बन गए। तो अब इस चेयरमैन के और ये 5 परमानेंट मेंबर का चयन कैसे होता है या नियुक्ति कैसे होता है, यहाँ से आपके सवाल बनते हैं। तो देखिए यही लिखा हूँ मैंने कि जो चेयरमैन है, यानी कि एक चेयरमैन, एक अध्यक्ष होगा और 5 परमानेंट जो मेंबर होंगे, इसको अपॉइंट कौन करता है, तो आपका राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। लेकिन इसके लिए एक कमेटी बनती है, राष्ट्रपति जो अपॉइंट करेंगे उससे पहले एक कमेटी बनेगी, 6 सदस्य का एक कमेटी बनता है, यानी कि वो कमेटी में 6 सदस्य होते हैं। और ये पूछा जाता है कि उन सदस्यों में 6 जो कमेटी बनी उसमें 6 सदस्य कौन कौन होते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर होगा, उस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का उपसभापति, अपोजिशन लीडर इन लोकसभा में जो होंगे वो होंगे, और अपोजिशन लीडर इन राज्यसभा। ये 6 सदस्य मिल करके जिनको क्या करेंगे, राष्ट्रपति को कहते हैं कि इनको क्या किया जाए, चेयरमैन बनाया जाए। तो राष्ट्रपति उनको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे एज ए चेयरमैन। और ये 6 सदस्य मिल करके, यानी ये जो कमेटी रिपोर्ट सौंपती है कि इस व्यक्ति को परमानेंट मेंबर बनाया जाए, तो राष्ट्रपति उसे अपॉइंट करती है। तो पूछा जाएगा चेयरमैन और परमानेंट मेंबर को कौन नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति, बट किसके आदेश पे, तो 6 सदस्य एक कमेटी के आदेश पे। ठीक है? और ये 6 सदस्य कमेटी जो होती है उसमें 6 सदस्य कौन कौन होंगे, एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा उपसभापति, अपोजिशन लीडर इन लोकसभा और अपोजिशन लीडर इन राज्यसभा, यानी राज्यसभा में जो विपक्ष के जो नेता होंगे वो इसके सदस्य होंगे, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता वो है। अब कमेंट करके बताइए कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, नाम बतलाइए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, वो नाम बताइए। डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, वो नाम बतलाइए। स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, ये नाम बतलाइए। होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जो एनएचआरसी में जो आपने चेयरमैन का पद संभाल लिया है या फिर आपने परमानेंट मेंबर आप बन गए हैं, तो आपका टेन्योर कितने साल तक रहता है, तो 3 साल तक रहता है। पहले 5 वर्ष हुआ करता था, अब 3 साल कर दिया गया है। या फिर अगर आपकी उम्र सीमा 70 साल हो गई है, जैसे आप 2024 में अध्यक्ष बने चेयरमैन, तो आपका रिटायरमेंट 3 साल के अकॉर्डिंग कब होना चाहिए, 2027 में होना चाहिए। लेकिन जब आप 2024 में चेयरमैन बने और आपका उम्र जो होता आपका 69 ईयर था, तो आपका 70 साल हो जाएगा 2025 में, तो 2025 में ही आप रिटायरमेंट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर बोला गया है या तो आप 3 साल तक रह चुके हैं चेयरमैन के पद में या परमानेंट मेंबर के पद में, या फिर आपका 70 साल गया, इनमें से कोई भी एक चीज़ आपने पूरा हो गया आपका, तो आप यहाँ से आपका टाइम पीरियड खत्म होता। आप रिजाइन किसको दे सकते हैं, तो आप प्रेसिडेंट को रिजाइन देते हैं। आपको रिमूव कौन कर सकता है, तो प्रेसिडेंट ही आपको रिमूव करेगा। ठीक है? ऑन एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, किसके एडवाइस में, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करती है तब जाके प्रेसिडेंट उनको रिमूव करते हैं। तो कौन रिमूव करेगा, प्रेसिडेंट, किसके एडवाइस पे, किसके सलाह पे, तो सुप्रीम कोर्ट के सलाह पे। लेकिन जो हटाने का आधार होता है, या आप अगर चेयरमैन बने या परमानेंट मेंबर बने, तो किस आधार पे आपको हटाएगा, या तो आपने कोई मिसबिहेवियर किया हो, ठीक है ना, या फिर आप मतलब कि आपकी जो क्षमता है उस जो पद के आपके अकॉर्डिंग जो आपको दिया गया है उस पद के अकॉर्डिंग आपकी अंदर वो क्षमताएं नहीं है, इनकैपेसिटी, उसे असक्षमता कहा जाता है। ठीक है? तो इस आधार पे या फिर आपने कोई भी गलत तरीके से कोई डिसीजन या कोई भी ऐसी बातें होगी तो आपको यहाँ से हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है।
अध्यक्ष एवं सदस्य को रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। मतलब मैं जैसे कि एक बार चेयरमैन बना तो जरूर ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा नहीं बन सकता, मैं बिल्कुल दोबारा भी बन सकता हूं, परमानेंट मेंबर या फिर चेयरमैन। तो वही बात यहाँ की गई कि अध्यक्ष एवं जो सदस्य उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है। यस, बिल्कुल किया जा सकता है। इनका कार्य क्या है, तो मैंने पहले ही बताया कि इनका कार्य है प्रोटेक्शन करना, ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकार का संरक्षण करना। और ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखेगा। एनएचआरसी एक सिविल कोर्ट, ठीक है ना। देखिए सिविल कोर्ट का मतलब समझिए क्या होता है कि एक ये वो संस्था है जो अधिकारी जो होते हैं ना, जो बड़े बड़े जो संस्था है उसके अधिकारी को ये संबंध जारी करते हैं कि ये संस्थाएं जो हैं आपकी, सिविल कोर्ट की जो मैं बात कर रहा हूं अभी समझिएगा, सिविल कोर्ट ये वो संस्थाएं हैं जो ह्यूमन राइट के रिगार्डिंग किसी भी अधिकारी को संबंध जारी कर सकती है। जैसे कि कोई संस्था है, ठीक है, उस संस्था ने आपके ह्यूमन राइट्स का कुछ हनन किया या उल्लंघन किया, तो आप सिविल कोर्ट में जा सकते हो। सिविल कोर्ट इस संस्था के जो मेन अधिकारी हैं इसको क्या कर सकती है, नोटिस भेज सकती है। तो इसी प्रकार सिविल कोर्ट की तरह आपका एनएचआरसी काम करता है। आपके ह्यूमन राइट का कोई भी उल्लंघन या फिर कोई सी प्रकार का हनन हुआ है तो आप एनएचआरसी में जाके कंप्लेन करते हो, तो एनएचआरसी उसको क्या कर सकते हैं, उस अधिकारी को संबंध जारी कर सकता है। तो एक प्रकार से सिविल कोर्ट की तरह, सिविल न्यायालय की तरह ये काम करती है। और जो आपकी एनएचआरसी है, जो अपनी एक एनुअल रिपोर्ट है, यानी एक साल के दौरान जो भी रिपोर्ट है वो अपनी सरकार को भेजती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो रिपोर्ट भेजी है सरकार उसको एक्सेप्ट कर ही ले, इसको खारिज भी कर सकती है। मतलब इनके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है एनएचआरसी की तरह, एनएचआरसी की तरफ से, वो बाध्यकारी नहीं है, ठीक है ना। मतलब सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है कि उसकी रिपोर्ट को फॉलो करेंगे, वो चाहे तो खारिज कर देंगे किसी भी रीजन को बतला के कि आपने जो रिपोर्ट दिया है इस कारण ये रिपोर्ट को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और एनएचआरसी की वो रिपोर्ट क्या हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। मतलब बाध्यकारी नहीं होती है। एक तरह से आप समझिए कि जो एनएचआरसी जो सरकार को रिपोर्ट देती है, एक तरह से समझिए वो सलाहकारी है। मतलब कि समझिए कि वो सलाह दे रहे हैं, सरकार देखती है हाँ हाँ इस प्रकार की सलाह अगर सही लगी तो उसको एक्सेप्ट कर लिए, और नहीं तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं उस रिपोर्ट को। दूसरा आपको ये याद रखना है कि जो एनएचआरसी है आपका केवल उन मामलों की ही जांच कर सकता है जो वो मामला 1 वर्ष से अधिक नहीं हुआ, यानी कि जो भी आपके पास कंप्लेन आई है एनएचआरसी के पास, उस कंप्लेन का 1 वर्ष से अधिक नहीं हुआ। मतलब 1 वर्ष के अंदर अंदर ही आप उस कंप्लेन को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं या उसका रिव्यू कर सकते हैं। अगर उस कंप्लेन के आए हुए 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया तो आप उसका क्या कर सकते हैं, गहन चिंतन नहीं कर सकते, जांच पड़ताल नहीं कर सकते हैं। और अगर उसको कोई अलग राज्य की कोई आयोग जांच कर रही है या कोई राज्य मानव अधिकार आयोग उसकी जांच कर रही है तो उसको एनएचआरसी उसका क्या कर सकता है, जांच नहीं कर सकता। वही यहाँ पे लिखा गया है कि या केवल उन मामलों की जांच कर सकता है जिसे घटित हुए 1 वर्ष, यानी कि 1 साल अगर नहीं हुआ है वो घटना को तो उसकी ये जांच कर सकता है। या फिर वो कोई घटना जिसको कोई अदर राज्य मानव अधिकार, ठीक है ना, आयोग जांच कर रही है, या फिर कोई अदर आयोग उसको जांच कर रही है तो उसको एनएचआरसी उस पे उस जांच की उस मामला को नहीं देख सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ मैंने वही लिखा है कि ये अपनी एनुअल रिपोर्ट जो वार्षिक रिपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करती है, और इसके लिए ये बाध्यकारी नहीं होती है, सलाहकारी रिपोर्ट होती है, प्रवृत्ति होती है, इसको ये खारिज भी कर सकती है, मैंने वहाँ लिखा। और जो यहाँ चेयरमैन है जो और सदस्य इनको जो सैलरी मिलेगी, अलाउंसेस मिलेगी, जो भी सेवा शर्तें सर्विस कंडीशन मिलेगी, कितने घर मिलेंगे, क्या क्या इनको फैसिलिटीज मिलेगी, ये सभी डिसाइड कौन करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो ये पूरा डिटेल है एनएचआरसी के बारे में। अब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग, और अंतिम पार्ट है ये। इसका भी जो सेटअप किया गया ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1993 जो एक्ट आया था ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, पूछा जाता है किस धारा के अनुसार, तो याद रखिएगा धारा 21 के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। ये भी क्या है, आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। यहाँ बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि एनएचआरसी में हमने कर लिया है डिटेल डिस्कशन। यहाँ पे जो संरचना इसकी स्ट्रक्चर है, एक चेयरमैन होंगे और 2 मेंबर होंगे। चेयरमैन कौन बनेगा, जो रिटायर्ड चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं, या फिर कोई भी हाई कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज आपका चेयरमैन बन सकता है। और इसमें जो 2 मेंबर होंगे कौन, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जज होते हैं, और एक जिनको नॉलेज होगा ह्यूमन राइट्स के, वो दूसरे मेंबर बनेंगे। ठीक है, इसकी संरचना क्लियर हो गया। चेयरमैन कौन बनेगा, तो रिटायर्ड जज होंगे हाई कोर्ट के, ठीक है, चीफ होंगे या फिर कोई जज बन सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज होंगे एक मेंबर, और एक जिनको ह्यूमन राइट्स के बारे में नॉलेज होगी। इसकी स्थापना कब हुई, तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 के तहत। किस धारा के अनुसार, तो धारा 21 के अनुसार।
अब जो चेयरमैन है और जो मेंबर को अपॉइंट कौन करता है, यहाँ पे तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं यहाँ पे। इसके लिए भी क्या होगी, एक कमेटी बनेगी। वहाँ पे क्या कौन अपॉइंट करे थे, राष्ट्रपति। वहाँ पे भी एक कमेटी बनी थी, लेकिन वहाँ पे भी जो कमेटी बनी थी कितने लोग थे, 6 लोग थे। अब यहाँ पे कितने लोग हैं देखिएगा, यहाँ पर भी एक कमेटी बनी है। कमेटी में कौन, एक चीफ मिनिस्टर होंगे, एक होम मिनिस्टर होंगे, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे, अपोजिशन लीडर इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे झारखंड में बात करें तो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, विधान परिषद नहीं। यही बिहार में जाइएगा तो वहाँ विधान परिषद है। तो वहाँ पर यानी कि बिहार ह्यूमन राइट कमीशन में जो चेयरमैन होंगे और जो मेंबर होंगे, उनके चयन के लिए, उसकी नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनेंगे, वहाँ पर वहाँ के बिहार के सीएम होंगे, बिहार के होम मिनिस्टर होंगे, जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसके स्पीकर होंगे, अपोजिशन लीडर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के वो बैठेंगे। साथ के साथ वहाँ पर विधान परिषद है, तो वहाँ के विधान परिषद के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, और अपोजिशन लीडर जो होंगे उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो भी बैठेंगे। लेकिन झारखंड के केस में ये नहीं है, तो ये नहीं बैठेंगे, इस कमेटी के सदस्य नहीं होंगे। समझ में आ गया। तो जिस राज्य में विधान परिषद नहीं होगा तो उसके अध्यक्ष और उसके अपोजिशन लीडर नहीं बैठेंगे इसके कमेटी में। लेकिन अब देखिए, यही चीज आपको झारखंड के संदर्भ में डायरेक्ट पूछ लेगा कि झारखंड मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति के लिए या फिर उसके सदस्य की नियुक्ति में जो कमेटी बनती है, उस कमेटी में कितने लोग होंगे। तो सिंपल सी बात है, एक चीफ मिनिस्टर होंगे, एक होम मिनिस्टर होंगे, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, और अपोजिशन लीडर इन लेजिस्लेटिव असेंबली 4 होंगे। लेकिन यही बिहार का नाम डाल देगा तब फिर 6 आप डाल देंगे। तो देख लेना है भाई कि बिहार, झारखंड या फिर जो भी स्टेट है, वहां उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है या नहीं। अब भैया आपको पता होना चाहिए कि किस किस जगह में, किस किस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है और किस किस स्टेट में नहीं है। ये पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं, हमने आपको करवाया भी है। अब आगे चलते हैं। इनका टेन्योर 3 वर्ष का होता है और 70 वर्ष रिटायरमेंट टाइम होता है, सेम चीज है। ये रिजाइन गवर्नर को देंगे और रीअपॉइंट भी किया जा सकता है, दोबारा एक व्यक्ति बन सकते हैं इसके चेयरमैन या सदस्य। ये एनुअल रिपोर्ट किसको सौंपेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट को। सेम है, यहाँ पे सलाहकारी नेचर का होता है, बाध्यकारी नहीं होता है। रिमूव किसके द्वारा होगा, तो बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये याद रखना है, इनको रिमूव कौन करेगा, तो आपके प्रेसिडेंट करेंगे। किसके एडवाइस में, सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस में। सेम शर्त है, बेस वही होगा, आपने कोई मिस बिहेवियर किया है या फिर आपके अंदर वो असक्षमता है यानी इनकैपेसिटी है, इसलिए। सैलरी जो भी मिलेगी, अलाउंसेस जो भी मिलेगी, सर्विस कंडीशन, ये सभी कुछ डिसाइड कौन करेगी, तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एक सिविल कोड की तरह इनके पास पावर होती है, यानी कि राज्य स्तर पर ये ह्यूमन राइट को क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। आप जाके राज्य स्तर पे, आप झारखंड के निवासी है तो आपके मानव अधिकार का हनन हुआ तो आप झारखंड मानव अधिकार आयोग के पास जाएंगे और आप अपनी बातें वहां रखेंगे, और उसके तहत ये फिर क्या करेगी, वही सेम सिचुएशन है, 1 वर्ष के तहत, मतलब अंदर अंदर अगर जो भी मामला है उसको ये जांच करेगी। दूसरी चीज, जांच करने के दौरान ये आप देखेगी कि आपका हनन हुआ है, तो जो भी संस्था आपके साथ, जैसे जेएसएससी ने आपके साथ कोई हनन किया, ठीक है, आपके मानवाधिकार, तो उसको क्या कर सकती है, एक रिपोर्ट भेज सकती है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, यानी झारखंड ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक, उसके जो अधिकारी होंगे। तो ये पावर किनके पास है, स्टेट ह्यूमन राइट। तो एक सिविल कोड की तरह ये काम करती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो ये सब चीज़ें इतना डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी एनएचआरसी में बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ। यहाँ तक खत्म होता है एनएचआरसी, एचएसआरसी। अब आइए झारखंड ह्यूमन राइट कमीशन में 2 चीज़ याद रखिएगा, एक हेडक्वार्टर का है रांची, चेयरमैन कौन है, तो ये करंट अफेयर्स आप हमेशा अपडेट करते रहिएगा, चेक करते रहिएगा। अभी मैं बतला दूँ, संतोष कुमार सतपति जी हैं। और एनएचआरसी के वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाएगा तो अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगराज मिश्रा है। प्रथम महिला सदस्य फातिमा बीबी। समझ में आ रहा होगा, पहली महिला 2019 के बाद जो जोड़ा गया था 5 परमानेंट मेंबर में, तो प्रथम महिला सदस्य कौन बनी थी, तो फातिमा बीबी। इतना आपका ह्यूमन राइट से सवाल बनेगा, इससे बाहर कुछ नहीं। तो 10 पेज की ये कंटेंट है, शानदार कंटेंट। आपको ये पूरा टेलीग्राम में मैं बतलाऊंगा कि कब मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी ये मिसलेनियस सेक्शन का पूरा पूरा 7-8 टॉपिक जो भी है ये पूरा खत्म होगा, तब जाके आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ कंबाइन फॉर्म में जो भी होगी, जैसे भी होगी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है भाई। बाकी अगले सेशन में हम लोग ह्यूमन राइट के सारे प्रीवियस ईयर के सवाल लगाएंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के सवाल को लगाएंगे, एक्सपेक्टेड करेंगे, और वहां पर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको फिर से पूरा रिवाइज करवा देंगे मानवाधिकार को, ठीक है भाई। दैट्स ऑल। यहाँ पर एंड करते हैं मानवाधिकार को, और होप सो कि अब अच्छे लेवल पे आप पहुंच गए हैं क्वेश्चन को लगाने के लिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।